वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं 10 कदम सीरीज़ लेकर के, और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 कदम सीरीज़ में मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं, और इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ झारखंड पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के प्रवेश परीक्षा की तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे बिंदु -2 -3 4, 1 तथा 1 -1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इन 3 बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारे सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रश्न को। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, देन आफ्टर अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मेरे सॉल्यूशन को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए होंगे, और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया होगा उनके लिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और इसका हमें पूछा है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक ज्यामिति को हम देखें तो उसमें होता है 1/2 इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x1 y1 की वैल्यू कितनी है? -2 -3 1, x2 y2 क्या है? 4 1 1, और ये है 1 -1 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 1/2 देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते वक्त इस चीज़ को उठाते हैं, यहाँ पे ये जो -2 है इसको उठा लेते हैं, और इसके सामने आने वाले कॉलम और इसके सामने आने वाले रो, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, इसको ढक देते हैं। जो वैल्यू बचती है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और -1 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 में 1 से होगा तो -1, और बीच में अपने तरफ से हम लोग माइनस को देते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे अगली बार क्या उठाया जाएगा? -3 उठाया जाएगा। अगली बार क्या उठेगा? -3 आ जाएगा। देखो इससे पहले ये बात समझ लो कि ये जो जब हम इसको पिक करते हैं x1 y1 और 1 को पिक करते हैं, तो हम इसके पहले प्लस माइनस और प्लस साइन को भी पिक करते हैं। तो उस वजह से अगर यहाँ पे ये जो नंबर है इसको जब हम यहाँ पे उठाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक पहले से माइनस इसकी वजह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या? -3 हो गया। अब क्या होगा कि इसके सामने आने वाला कॉलम जो होगा वो ढक जाएगा, यानी ये वाला ढक जाएगा, और जो बचेगा यहाँ पे देखो 4 1 और 1 1, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 -1 आएगा। फिर अगली बार क्या किया जाएगा? अगली बार हम लोग क्या करेंगे? 1 को पिक करेंगे और 1 के सामने आने वाले कॉलम और रो को ढक देंगे। तो यहाँ पे हम +1 में इसको उठाएंगे और इसकी वैल्यू होगी 4 में -1 से पहले गुना होगा तो आएगा -4, बीच में -1। ठीक है, तो आगे बढ़ाओ इसको। 1/2 कितना हो जाएगा? -2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये +3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। -2 में 2 से मल्टीप्लाई, -4 +9 -5। सो सी दिस -5 और -4 क्या हो जाएगा? -5 और -4 -9, +9 0 हो जाएगा, और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका आंसर 0 सही है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपने इसको नोट कर लिया होगा, और हम लेते हैं आज के सवाल, आज के सीरीज में दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही आप सॉल्यूशन को लिखे हैं ना, वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके पूरा कंप्लीट नोट कर लें, तभी आप क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत बिंदु 2 3 तथा
5 माइनस 1 5 माइनस 3 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। बिंदु के निर्देशांक हमें क्या करना है, निर्देशांक फाइंड करना है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को आप पढ़ लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन लिखता हूं, है ना। यहाँ पे हो गया -3 1, फिर दूसरा ऑप्शन है 3, -1। सेक्शन फार्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार अपने माइंड में रिकॉल करिए सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स है, उनको मिलाने वाली एक रेखा है और उसे वो 1 और 2 के अनुपात में विभाजित अंतः विभाजित किया जा रहा है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट्स हम मान लेते हैं, क्या क्या है, 2 और 3, 2,3 एंड 5,-3। ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा के लिए एक बिंदु है जो इसे 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें उस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक हमें फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, विभाजन सूत्र से हम इसको सॉल्व करते हैं। और विभाजन सूत्र क्या होता है बताइए, विभाजन सूत्र होता है अंतः विभाजन में सबसे पहला अंतः विभाजन, और एक और होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन में फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, my2 + ny1 बाई m + n। ये फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन में, जहाँ पे m और n क्या होता है, रेशियो होता है, और x1 y1 क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले बिंदु के, और x2 y2 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं दूसरे बिंदु के। ठीक है, तो उसी सूत्र का हम यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेंगे निर्देशांक का फॉर्मूला। क्या हो जाता है बताओ जरा, निर्देशांक बराबर हो जाएगा mx2, व्हाट इज द m हियर, ये हो गया मेरा m, ये हो गया n। सो m की वैल्यू है 1 इंटू x2, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया x2, तो x2 इसमें से कौन है, ये वाला है तुम्हारा x2 और ये वाला होता है y2, इसे हम कहते हैं x1 और y1। तो बताइए 5 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे my2, सो m की वैल्यू हो गई 1 इंटू y2 की वैल्यू हो गई -3 प्लस n की वैल्यू हो गई 2 और y1 की वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ऐसा करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं निर्देशांक, बहुत ही आसान है। सो ये हो गया 5 + 4/3 और ये हो गया -3 + 6/3। सॉल्व करिए इसको, 9/3 + 3/3, तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, 3,1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये होता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला। और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, mx2 - nx1 बाई m - n और एक my2 - ny1 बाई m - n, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन में माइनस हो जाता है और अंतः विभाजन में प्लस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन था, जिसमें सेक्शनल फार्मूला का यूज होता है। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शनल फार्मूला कहते हैं, सेक्शनल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीरीज में और लेते हैं इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन। आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए, तो आज के सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं वो मॉडल क्वेश्चंस हैं और वो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। त्रिभुज, किसी उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक
का निर्देशांक होगा। अब बताना है कि उसका निर्देशांक होगा जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हों, -3, -2 और कितना होना चाहिए, -2, 3 तथा 3, 2 है। तो यहाँ से भी आपको एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा और वो होगा त्रिभुज का केंद्रक। क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक। तो चलिए, जिनको पता है, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी हुई है, वो इस क्वेश्चन को तुरंत बना देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। चलिए, तो नन करके दे दिया गया है। टोटल ऑप्शन 4 है यहाँ पे। चलो कैसे सॉल्व करोगे जरा बनाओ, है ना, चेक इट। बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो, ये कोई त्रिभुज हो, मैं कॉन्सेप्ट भी देते चल रहा हूँ क्वेश्चन में, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो, और ये x2 y2 हो, ये c की वैल्यू x3 y3 हो, तो उस समय इसका जो g होता है दैट इज द केंद्रक, और g को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है x1 + x2 + x3 y3, वैसे ही y1 + y2 + y3/3। तो ये होता है त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, है ना। और वो कितना हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2 + x3। सो यहाँ पे हो जाएगा -3 + -2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, देखिए y1 दैट इज -2 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। यही फॉर्मूला है हमारा, x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3/3 करके। तो -3 + 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा -2/3। यहाँ से क्या आएगा, -2 + 2 कैंसिल हो गया, 3/3 कट के आया 1। तो ये हमारा केंद्रक का निर्देशांक होगा -2/3 और 1, दैट इज ऑप्शन बी सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखें, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला याद रखें। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सीरीज में और लेते हैं अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। इजी है बट एग्जामिनेशन में फ्रेम हो चुका है, यानी कहने का मतलब है एग्जाम में आ चुका है। तो उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। देखें, दो बिंदु -3, 2 और तथा -1, y एक बिंदु -1, y से समान दूरी पर है। y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। ये y है, ऑप्शन है इसका, y का मान होगा 0, 1, -1 और नेक्स्ट ऑप्शन होगा नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, दो बिंदु दिया गया है, ये और ये। बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -3, 2 और ये एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है -1, y और एक अन्य बिंदु कहीं पे कोई है पॉइंट जिसका निर्देशांक है -1, y। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि ये जो दोनों बिंदु हैं वो इससे समान दूरी पर हैं। इससे क्या है, समान दूरी पर हैं। ये दोनों बिंदु इससे समान दूरी पर हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेना होगा, PA की वैल्यू किसके बराबर होगी, PB के बराबर होगी। इसी के आधार पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है। बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं। PA मतलब होता है दूरी सूत्र लगा करके हम PA के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेंगे। और दूरी सूत्र क्या होता है इसका, क्या होता है दूरी सूत्र, इसका दूरी सूत्र होता है सर -1
माइनस माइनस 3 करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा उसका स्क्वायर, इनके बीच की दूरी सूत्र लगा दो जरा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से रूट अंडर पी बी के लिए इधर आ जाओ जरा, सो माइनस वन यानी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y मीन्स y माइनस y का होल स्क्वायर, यही है ना। जरा एक बार क्वेश्चन में देख लो तो, सॉरी यहाँ पे एक 2 बिंदु -3 1 और यहाँ पे दिया हुआ है -4 -3। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन में एरर था, इसको जरा आप लोग सही कर लेंगे, है ना। मैं भी यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, तो वो था -4 और -3, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो वो होगा -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। रूट से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस y की वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखोगे तो इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y के स्क्वायर, y की वैल्यू क्या हो जाएगी y स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना, और y स्क्वायर से y स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ जरा, 4 और 4 8 माइनस 4y, और ये हो जाएगा 9 9 18 प्लस 6y, ठीक है। y को एक तरफ कर देते, सारे y को एक तरफ कर दो, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 18 बराबर 6y प्लस 4y, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10y, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -10। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। 5वां सवाल है, बिंदु a, 0 तथा 0, b तथा 1 -1 क्या है, समरेख होंगे यदि, कब समरेख होंगे हमें फाइंड आउट करना है। यदि इसके ऑप्शंस दे रखे हों a + b = 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा हो 1/a + 1/b = 1, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हो a - b = 1, और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हो चौथा 1/a - 1/b = 1, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करके दिखा दीजिए। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों समरेख होंगे, और ये तीनों समरेख कब होंगे, है ना। देखो समरेख यानी सनरेख, ये कभी कभी ऐसे ही लिखा जाता है, एक रेखीय हो उसी को हम लोग समरेख या सनरेख कहते हैं। मतलब a यहाँ पे हो तो b यहाँ पे हो तो c यहाँ पे हो, एक ही लाइन पर हो तो उसे हम सनरेखी बिंदु कह देते हैं। तो सनरेख होने का मतलब है कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो हम लोग मान लेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे सनरेख होने के लिए। तो यहाँ पे हमने 0 बराबर रख दिया। ऐसा 0 क्यों रखा, क्योंकि सनरेख है, इसका मतलब इससे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल शून्य होगा, कोई क्षेत्रफल ही नहीं घिरने वाला है, इसलिए 0 लेके चलेंगे। बताओ जरा क्या हो जाएगा, 1/2 a 0 1 0 b 1 और 1 - 1 और 1 ऐसे रखेंगे ना, यही तरीका है। इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को रख दीजिए, 1 1 1 रख दीजिए, 1/2 को उधर भेज दीजिए, जाके 0 हो जाएगा राइट साइड में। a को पिक करिए, a को उठाएंगे तो इसको और इसको ढकेंगे, b में 1 से गुना तो b - 1 + 1 बन जाएगा। फिर ये 0 को तो उठाना ही नहीं है, 0 को उठाने से कोई फायदा नहीं है, -0 अगर ऐसे करके उठाओगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर ये क्या देगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर शून्य दे देगा, है ना। फिर भी आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, 0 को हमने उठाया, 0 में 1 से मल्टीप्लाई 0 -1, फिर ये क्या उठेगा, 1 उठेगा प्लस में। तो जब ये उठेगा तो ये और ये ढक जाएगा, यानी ये और ये ढक जाएगा। तो जो मान यहाँ बचेगा उनका तिरछा तिरछी गुणा होगा, 0 में -1 से गुणा होगा तो 0 - b
बराबर क्या इधर चलेगा 0। ठीक है, देखो गौर से, a में b से मल्टीप्लाई ए बी प्लस a में 1 से तो a, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, छोड़ दीजिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस b बराबर क्या यहाँ पे 0 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ये a प्लस, और ये यहाँ पे वैल्यू है मैं ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ, है ना, तो ऑप्शन में देखोगे तो ऐसे कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये ए बी कहीं हमें नहीं दिख रहा है, ए और बी हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या है, मैं अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ, किससे, ए बी से डिवाइड कर दूँ, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं ऑप्शन लाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये ए बी से जब इसमें भाग लगेगा तो 1/b आएगा। ठीक है, माइनस इसमें भाग लगेगा तो 1/a आएगा, और इसमें भाग लगेगा तो -1 आएगा। अब अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a माइनस 1/b बराबर 1। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जब भी बोलेगा कि संरेखी है तो हमें क्षेत्रफल क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है, इधर उधर भेजना है, ऑप्शन को देखते रहना है, अपना ऑप्शन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x अक्ष पर बिंदुओं, x अक्ष पर बिंदुओं -2, 5 और 2, -3, 2, -3 से समदूरस्थ किसी बिंदु से, समदूरस्थ किसी बिंदु, समदूरस्थ किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, के निर्देशांक होंगे। क्या होगा निर्देशांक, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए ऑप्शन है 3, 3, अगला ऑप्शन है -2, 0, अगला ऑप्शन है 3, 5, और नेक्स्ट ऑप्शन है 4, 5। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक्स अक्ष पर बिंदु, दो बिंदु दे रखा है, इससे समदूरस्थ किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी दो बिंदु पहले से आपको दिया हुआ है, -2, 5, और एक और बिंदु है 2, -3। ठीक है, और एक और कोई बिंदु है, अन्य बिंदु है, उस बिंदु, ये बिंदु के बारे में बता रखा है कि ये x अक्ष का एक बिंदु है। x अक्ष पर कोई बिंदु होने का मतलब क्या होता है, y निर्देशांक उसका 0 होगा। तो अगर मैं इसको मान लूँ कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और 0 है, ये मैं 0 कैसे ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि जो पॉइंट है वो क्या है, वो x अक्ष का कोई एक पॉइंट है। तो x अक्ष के पॉइंट होने का क्या कंडीशन है, x अक्ष के पॉइंट होने का कंडीशन है उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब चूंकि सवाल में बोला है कि ये डिस्टेंस जो है ना ये सेम है, ये समदूरस्थ बोला हुआ है, तो सेम है, तो PA बराबर, यानी ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो गया, PA बराबर PB होगा, है ना। PA कर लो जरा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, x माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर ये 0 - 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - x का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस -3 - 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको तोड़ दो जरा, x² + 4x + 4 + 25 बराबर 4 प्लस -4x + x² + 9, यही आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देखो, a - b का होल स्क्वायर वगैरह निकाल के,
एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। ये 4x इधर उठ करके चला आएगा, तो यहाँ पे 4x पहले से था, 4x इधर आ गया। इधर पहले से क्या क्या है देखो, 4 है प्लस 9 है, ये 4 इधर आ गया और ये 25 भी इधर आ गया। कितना हो गया देखिए, 4 से 4 तो कट गया पहले, ये हो गया -16। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। सो अगर हमसे बात किया जाए कि उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का, इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा x0, यानी कहने का तो -2, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, तो इस पर एकदम पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए कि छोटे से छोटे सवाल या किसी भी तरह के लॉजिकल क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी होगी। तो ये तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि उनके समीकरण दिए गए हों, यदि उनके समीकरण क्या हो, यदि उनके समीकरण हो। अब इसमें समीकरण क्या क्या दे रखा है, तो बोल रहा है 3x - 5y + 7 बराबर 0, +7 बराबर 0, तथा दूसरा है 6x - 10y - 5 बराबर 0। यही फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार फिर से गौर से देख लो। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है यदि उनके समीकरण ये वाले दिए गए हों तब, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो इसके ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, और अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 19√34 और अगला ऑप्शन है 0, अगला ऑप्शन है 6√2 और नेक्स्ट ऑप्शन है 19/2√14, 34। ठीक है, यही है। तो इसको सॉल्व किया जाए। देखिएगा समीकरण क्या दे रखा है, 3x - 5y + 7 बराबर 0, और यहाँ पे दिया है 6x - 10y - 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए दो रेखाएं अगर पैरेलल हो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दो रेखाएं अगर पैरेलल हो जिसमें L1 और L2 हो, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार देते हैं। क्या देते हैं, C1 - C2/√A² - B²। अब ये कैसे होता है ना, देखोगे तो C1 C2 क्या बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो पैरेलल लाइन्स होने के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल लाइन होने का कंडीशन है कि A1/A2 B1/B2, है ना। दो पैरेलल लाइन्स रेखीय समीकरण में हम लोग पढ़े होंगे। दो पैरेलल लाइन होने का कंडीशन समांतर रेखाएं हैं, यानी कि उनके कितने हल होंगे, अनंत हल हो उनका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होने के कंडीशन में A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। यही होता है ना, याद करो, रैखिक समीकरण है ना, उसे हमने बताया हुआ है द्विघात और रैखिक समीकरण में। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे दरअसल बात होती है कि हम लोग इसको प्रयास करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस बनाने का मतलब है कि जिस रूप में ये है उसी रूप में ये भी हो जाए। तो यस, इट इज़ वेरी इजी। हम अगर समीकरण 1 में क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो वो भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x - 10y + 14 बराबर 0। सीधी ये और ये सेम हो चुका है ना, सेम हो चुका है।
अब इसकी बारी है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे बोलेंगे हम C1 तो इसे बोलेंगे C2, C1 और C2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा 14 माइनस कितना 5 रूट अंडर कितना 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही होगा ना। चलो कितना हो जाएगा 14 और 5 कितना हो गया 19 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 100 और 36 136। अब 136 का वर्गमूल कितना होता है, 136 का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो वर्गमूल तो डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूना 2 तियां 6 2 चौका 8 34, बाकी तो कुछ होना नहीं है इसका, 2 17 दूना 34। तो इसी का एक पेयर लग के निकल जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 19 बटा 2 रूट 34, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सो आई थिंक आपने इस पॉइंट को गेट कर लिया है, आप इसे नोट करें, इसमें एक कॉन्सेप्ट था ये, इसे जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और हम आपके लिए इस प्रैक्टिस सेशन में डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, उसका सॉल्यूशन कराते हैं, उसकी लॉजिक समझाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। इसे आप पेन एंड पेपर से सॉल्व करें, डायरेक्ट यूट्यूब पे सीधे देखें नहीं, आप इसे पेन एंड कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करें, तभी जा कर के ये वीडियो सीरीज़ या फिर ये इतना सारा जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वीडियो कंटेंट, वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ वार्निंग, दैट इज़ अ थिंग आपको जानना चाहिए। आपको हमेशा ही पेन एंड पेपर के साथ बैठना चाहिए और इन्हीं 10 क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मोर एंड मोर चीज़ों की। लेकिन जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता हूँ वो पूरे चैप्टर का थ्रू आउट निचोड़ होता है, एक प्रकार का सारांश होता है। तो हमारे इस 10 क्वेश्चन को अगर आपने केयरफुली देख लिया तो इनफ है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप और एक्स्ट्रा अपने स्तर से जो भी चीज़ें हो सके उसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए। ठीक है, देखिए 8 है रेखाएं y बराबर 3 तथा y बराबर x रूट 3 प्लस 9 के बीच न्यून कोण होगा। अच्छा, ये पूछ रखा है, देखो ये भी एक अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। न्यून कोण होगा, कितना न्यून कोण होगा, तो जो लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे वो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, एंड आई होप कि आप लोग लग गए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। फिर भी अगर ना सॉल्व हो तो डोंट वरी, उसके लिए तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट आपको करना चाहिए, आपको इसे ट्राई करना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर 3 है और एक जगह y बराबर x रूट अंडर 3 प्लस 9 है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ये थ्योरी की डिटेल क्लास में हम आपको असाइन कर सकते हैं दूसरे किसी वीडियो में, अभी प्रैक्टिस सेशन में हम लोग समझ लेते हैं। y बराबर mx प्लस सी को क्या कहा जाता है, y बराबर mx प्लस सी को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इस रूप में ये समीकरण है y बराबर m के रूप में क्या दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज m2 के रूप में दिख रहा है रूट अंडर 3। अगर हम बात करें उस समीकरण की तो इस समीकरण को भी हम लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 3, 0 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, इसलिए m1 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे 0 हो रही है, m1 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे 0 हो रही है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसके बीच का न्यून कोण क्या होगा। ठीक है, तो न्यून कोण निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लेते हैं tan थीटा का फॉर्मूला, और tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है ना, अब बताओ जरा इसका मान क्या होगा, m1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस रूट अंडर 3 बटा 1 प्लस देखेंगे यहाँ पे
m1 की वैल्यू है 0 इंटू रूट अंडर 3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर 3/1, यानी केवल रूट अंडर 3। tan थीटा बराबर रूट अंडर 3, तो बताइएगा अगर tan थीटा रूट अंडर 3 हो तो थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री अगर हम लेंगे तब जा कर के tan 60 का मान √3 आएगा। तो ये इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल अभी आपके सामने आने जा रहा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैम्डा का वह मान जिसके लिए रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं हैं? रेखाएं 3x + 4y बराबर 5, 5x + 4y बराबर 4 तथा ये 4 है, तथा लैम्डा x + 4y = 6 एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है। तीनों रेखाएं जो है ना वो एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस सिचुएशन में लैम्डा का मान क्या होगा? और उसके लिए ऑप्शन है a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d ऑप्शन है 4। ठीक है, लग जाइए, इसको सॉल्व करिए फटाफट। चलिए अब हम भी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों जो यहाँ पे रेखा दिया हुआ है, ये तीनों रेखा एक दूसरे को मिल रही है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन दो रेखाओं के मिलान बिंदु को पता कर ले तो वह बिंदु भी इस तीसरी कोई लाइन के से उसी से होकर के पास करेगी, क्योंकि वो भी उसी पर मिल रहा होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या है कंसर्न कि हम सबसे पहले ये जो लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से लैम्डा का मान निकल जाएगा। बस सिंपली है, सॉल्व कर दो। 3x + 4y बराबर 5 और एक और दे रखा है 5x + 4y = 4। यही है ना, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा। यस सही है, 3x + 4y बराबर 5 और 5x + 4y बराबर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3x में से 5x घट गया तो -2x बराबर ये घट गया तो 1। तो x का मान क्या आया? -1/2 आया। x का मान क्या आया? -1/2 आया। तो यहाँ से y कितना आएगा जरा बताओ? कहीं पे भी समीकरण में रख दो, किसी भी एक समीकरण में x = -1/2 रख दो, तो यहाँ से y आप फाइंड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या ले लोगे? 5 गुना x का मान क्या ले लोगे? यहाँ पे -1/2। देखो यहाँ पे 5x हो गया प्लस 4y, तो 4 × y का मान हो गया यहाँ पे, नहीं पता है मुझे, तो 4 × y रहेगा बराबर क्या होगा? 4। तो सीधे ये हो जाएगा -5/2 प्लस 4y बराबर 4। इसको उधर भेज दिया जाए तो 4y बराबर 4 प्लस 5/2, तो यानी 4y बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 13/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 13/4 दूना 8। ये 4 नीचे चला जाएगा, तो y की वैल्यू निकल गई है। अब हमें क्या करना है ना कि ये जो y निकला है 13/8, इसको और इस x की वैल्यू को, दोनों को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, लैम्डा का मान निकल जाएगा। चलो देखो, तो तीसरे समीकरण से क्या करोगे? लैम्डा इंटू एक्स की जगह पे -1/2 प्लस 4 × y के बदले 13/8 बराबर 6 लेकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक ना, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -λ + 13 बराबर कितना? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? -λ + 13 बराबर 6 दूना 12। सो -λ बराबर उधर लेके जाइए, 12 - 13 -λ बराबर -1, इसलिए
लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो लेमडा का मान क्या निकल के आया 1, पहला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या किया, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। आफ्टर दैट मैंने इसको समीकरण 3 में रखा और यहाँ से लेमडा का मान निकाल लिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक ना, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। चलिए, और इस सीरीज का अंतिम सवाल, आज के सीरीज का अंतिम सवाल है उस रेखा का, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस रेखा का प्रवणता, उस रेखा का प्रवणता ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पे प्रवणता निकालना है जो बिंदुओं 3, 2 तथा -3, -2 को मिलती है। ठीक है, जो बिंदु इतनों को मिलाती है, मिलती है नहीं मिलाती। और इसके ऑप्शंस हैं 1/3। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको फटाक से सॉल्व करिए एकदम क्विकली, समय नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दे रखा है। 1/2 प्रवणता निकालना है। ठीक है, तो प्रवणता निकालने का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करूँ तो स्लोप निकालना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रवणता। हिंदी में कहते हैं प्रवणता, इंग्लिश में स्लोप। और इसका फॉर्मूला होता है m बराबर होता है y2 - y1 x2 - x1। अगर 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप हम इसी तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा y2 - y1 y2 - 2 अपॉन x2 - 3x1। ठीक है, कैलकुलेट करो, -4 - -6 क्या हो जाएगा, ये कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इसका वैल्यू कितना निकल के आया 2/3। तो इस रेखा का प्रवणता कितना होगा, 2/3 होगा। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, उसके सॉल्यूशन को देखा, और आई होप कि आप इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, अपने प्रैक्टिस में लगे रहेंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो ऐसे में हम आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जब भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँ तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ जो आपके पास टेक्स्ट बुक है या फिर कोई भी तरह की पब्लिकेशन की बुक है तो उस क्वेश्चन को भी ज़रूर सॉल्व करो। और अगर उसको बनाने में कोई तरह की डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भेजिए, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।